डियर स्टूडेंट्स, पहले वीडियो में मैंने बताया आपको कि एल ए जेफ ने इंटर रिलेशनशिप इन शियर चेन के संदर्भ में बताया। बात इसका देखिए, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एग एक्टिवेशन, उसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है आपको पता ही है कि कोई भी सेल है या एग है या ओवन है, उसकी जो पीएम है वो यूनिट मेम्ब्रेन होती है। यूनिट मेम्ब्रेन होती है, इकाई कला। दो लेयर जो है लिपिड लेयर है, और दोनों लिपिड लेयर के बीच के अंदर प्रोटीन पाई जाती है दो तरह की। ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन, दो तरह की, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन। तो इस तरह से यूनिट मेम्ब्रेन होती है। अब आप देखिए, जैसे ही मेल गेमेट का संपर्क हुआ फीमेल गेमेट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो संपर्क मात्र से वो संपर्क है, उसका स्टिमुलेशन, उद्दीपन, यहाँ से ये यहाँ आया, यहाँ से ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल का निर्माण हुआ, डीएजी। सबसे पहले टायरोसिन प्रोटीन, टायरोसिन काइनेज का स्टिमुलेशन होता है, जिसके कारण से दो तरह के पदार्थ बनते हैं, डाइएसाइल ग्लिसरॉल डीएजी, और दूसरा है IP3। आप देखिए कि ये IP3 आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा जो पदार्थ है वो डाइएसाइल ग्लिसरॉल। और ये इन दोनों पदार्थों का जो निर्माण है वो होता है फॉस्फेटी डाइलिनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट या PIP2 से। ये जो PIP2 है ये एक्चुअली क्या है, मेम्ब्रेन में पाए जाने वाला फॉस्फोलिपिड है। तो फॉस्फो या PLC, जो PLC है फॉस्फोलाइपेज सी जो एंजाइम है, ये ओवम की पीएम में पाए जाने वाले फॉस्फोलिपिड PIP2 अर्थात फॉस्फेटी डाइलिनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट को दो विशिष्ट पदार्थों में तोड़ देता है। पहला है IP3 आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा है DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल। ये पहले बताया था मैंने, इस PIP2 के द्वारा दो इंपॉर्टेंट पदार्थ बनते हैं, डाइएसाइल ग्लिसरॉल और दूसरा जो है वो IP3। आप देखिए ये क्या है, फॉस्फोलाइपेज सी या PLC जो है इस PIP2 से दो पदार्थ बनाता है, DAG और IP3। इस DAG के प्रभाव से ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम है, और ये प्रोटीन काइनेज एंजाइम के एक्टिवेशन से क्या होगा कि जो एक्सचेंजर है, आप देखिए ये एक्सचेंजर सोडियम और हाइड्रोजन एक्सचेंजर, तो इस प्रोटीन काइनेज के प्रभाव से अंदर से हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे और बाहर से सोडियम आयन अंदर आएंगे, जिसके कारण क्या होगा, एलिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर पीएच अर्थात आंतरिक जो साइटोप्लाज्म है ओवम का, उसकी पीएच बढ़ेगी, एलिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर पीएच। क्यों? क्योंकि अंदर से साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं, ठीक है, और बाहर से सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं। तो ये जो प्रोटीन काइनेज सी है, ये एक एक्सचेंजर का काम करता है, सोडियम और हाइड्रोजन आयनों को एक्सचेंज करने का काम करता है। जैसे ही इस PLC के द्वारा, जो PLC है वो एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, PIP2 जो कि मेम्ब्रेन, जो ओवम की मेम्ब्रेन है उसका फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेटी डाइलिनोसिटोल 4,5 बाइफॉस्फेट, इसलिए इसका नाम PIP2 से दो पदार्थ IP3 और DAG। ये जो IP3 है इसके लिए ER कोशिकांग है, तो ओवम के अंदर पाया जाता है। ओवम चूंकि एक सेल है तो उसमें ER कोशिकांग है, तो इस ER के ऊपर इस IP3 को रिसीव करने के लिए उसकी मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो जैसे ही IP3 को ER की मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाले रिसेप्टर के द्वारा रिसीव किया जाएगा, तो उस रिसीव करने मात्र से डीपोलराइजेशन की वेव क्रिएट होगी, जिसके कारण से जो मेम्ब्रेन है, ER की मेम्ब्रेन है, वो कैल्शियम आयनों को बाहर रिलीज करने के लिए परमेबल हो जाएगी,
जिससे कैल्शियम आयन बाहर आएंगे, और कैल्शियम आयन जैसे ही बाहर आएंगे तो क्या होगा, एग एक्टिवेशन, उसके परिणाम स्वरूप एग एक्टिवेशन। साथ ही जो एलिवेशन ऑफ इंट्रासेलुलर पीएच जैसे ही बढ़ेगी ओवम की या एग की, तो वो क्या काम करेगी, एग एक्टिवेशन का काम करेगी। इस तरह से जो एग एक्टिवेशन है वो कंप्लीट होता है, और ये एल.ए. जेफी के द्वारा बताया गया है बायोकेमिस्ट्री ऑफ एग एक्टिवेशन। और ये 1980 के बाद के अपने उनके खुद के रिसर्च पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होंगे तो जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं जो एग एक्टिवेशन के लिए आवश्यक है उनको वो प्रमोट करता है, एक्टिवेट करता है। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे बात करेंगे, जो टॉपिक है वो क्लीवेज क्योंकि एक सिंपल माइटोटिक डिवीजन है, लेकिन सामान्य जो समसूत्री विभाजन होता है कोशिकाओं में उसमें, और विदलन ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस में होने वाला समसूत्री विभाजन उसमें कुछ अंतर हैं, डिफरेंसेज हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन उसकी बायोकेमिस्ट्री और सी अर्चिन के अंदर साइंटिस्ट द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट एग एक्टिवेशन या ओवम एक्टिवेशन आफ्टर इपेल 1980 के अंदर साइंटिस्ट था। उसके बाद एल.ए. जेफी ने एक इंटर रिलेशनशिप इन सी अर्चिन के अंदर एग एक्टिवेशन के संदर्भ में अपना सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया। तो उसके अनुसार आप देखिए, सबसे पहले स्पर्म बाइंडिंग टू एग सेल मेम्ब्रेन, स्पर्म बाइंडिंग टू एग सेल मेम्ब्रेन, जैसे ही मेल गैमेट फीमेल गैमेट के संपर्क में आता है तो एक उद्दीपन का काम करता है वो संपर्क जो है, उसकी वजह से क्या होगा कि दो परिवर्तन होंगे। पहला है सोडियम आयन इनफ्लक्स, बाहर से सोडियम आयन एग के अंदर आएंगे। दूसरा जो परिवर्तन होगा उस संपर्क मात्र से वो काइनेज प्रोटीन स्टिमुलेशन या टायरोसिन काइनेज स्टिमुलेशन। जो प्रोटीन है वो है टायरोसिन काइनेज प्रोटीन स्टिमुलेशन या काइनेज प्रोटीन स्टिमुलेशन, ठीक है। सोडियम आयंस के एग के अंदर आने के कारण क्या होगा, मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। जो मेम्ब्रेन विभव है, जो कला विभव, उसके मान में परिवर्तन होगा, और वो जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो पॉलीस्पर्मी जो है बहुशुक्राणुता, उसको तीव्र गति से रोका जाएगा, ठीक है। ये जो काइनेज प्रोटीन स्टिमुलेशन है वो इंपॉर्टेंट है एग एक्टिवेशन के लिए। तो एग एक्टिवेशन के लिए जब काइनेज प्रोटीन स्टिमुलेशन होगा तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन, फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप दो प्रकार के पदार्थ, स्पेसिफिक पदार्थ बनेंगे। पहला है IP3 प्रोडक्शन और दूसरा है DAG या डाई एसाइल ग्लिसरॉल प्रोडक्शन। इस फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन क्यों हुआ, इसका काइनेज प्रोटीन स्टिमुलेशन के कारण उस एंजाइम ने, काइनेज प्रोटीन जो एंजाइम है उसने फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन कर दिया, और फॉस्फोलाइपेज सी या PAC हम कह सकते हैं, PLC का एक्टिवेशन हुआ। तो इस PLC के एक्टिवेशन के कारण दो स्पेशल मटेरियल या दो विशिष्ट रासायनिक पदार्थ बने। पहला है IP3 प्रोडक्शन और दूसरा है डाई एसाइल ग्लिसरॉल प्रोडक्शन या DAG। और IP3 जो है वो है आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट। IP3 जो है आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, IP3 और DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल प्रोडक्शन। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, DAG के प्रोडक्शन के कारण प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन होगा। जो प्रोटीन काइनेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा, किसकी वजह से, किसकी प्रेजेंस से, DAG की प्रेजेंस से, जिसके कारण क्या होगा, सोडियम और हाइड्रोजन आयन का एक्सचेंज होगा। ECF से सोडियम आयन अंदर आएंगे और इंट्रासेलुलर फ्लूइड या इंट्रा
सेलुलर जो साइटोप्लाज्म है एग का, वहां से हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे। तो एक्सचेंजर का काम कौन करता है? प्रोडक्शन काइनेज सी एक्टिवेशन, जिसके कारण बाहर से सोडियम आयन अंदर आएंगे और अंदर से हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे। तो क्या होगा? इंट्रासेलुलर जो पीएच है उसका मान बढ़ जाएगा। आपको याद होगा कि किसी माध्यम में अगर हाइड्रोजन आयन कम है तो पीएच जो है उसका मान बढ़ता है, और जब हाइड्रोजन आयन अधिक होते हैं तो पीएच का मान घटता है। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन अगर अधिक है तो पीएच का मान अधिक होगा, हाइड्रोक्सिल आयन अगर कम है तो पीएच का मान कम होगा। क्योंकि पीएच क्यों बढ़ी? क्योंकि अंदर से एग के साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं, इसलिए अंदर की पीएच जो है वो बढ़ जाएगी। दूसरा जो इम्पैक्ट होगा IP3 प्रोडक्शन के कारण, IP3 आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट प्रोडक्शन, इससे क्या होगा? कैल्शियम आयन रिलीज फ्रॉम ER। IP3 जो है वो ER से कैल्शियम आयन के रिलीज के लिए उत्तरदायी होता है। तो जैसे ही कैल्शियम आयन रिलीज होंगी ER से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि ओवम या एग के अंदर कोशिकांग है, उसमें कैल्शियम आयन स्टोर किए जाते हैं। तो IP3 के प्रभाव से IP3 ER की मेम्ब्रेन पर जाएगा, वहां पर रिसेप्टर होगा। ER IP3 को रिसीव करने के लिए स्पेशल रिसेप्टर, और उस रिसेप्टर के द्वारा जब IP3 रिसीव हो जाएगा तो वो एक उद्दीपन का काम करता है, और उसकी वजह से ER से कैल्शियम आयन बाहर रिलीज होंगी। उसके रिजल्ट जो होंगे वो होंगे एक्टिवेशन ऑफ NAD काइनेज। कैल्शियम आयन जब ER से बाहर साइटोप्लाज्म में आएंगे तो उन कैल्शियम आयनों की उपस्थिति के कारण जो NAD काइनेज एंजाइम है वो एक्टिवेट होगा, जिसके परिणाम स्वरूप NAD प्लस ATP, NAD के साथ ATP मिलेगी, और NAD काइनेज की उपस्थिति में NAD जो है वो NADP प्लस एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। इस तरह से NADP का निर्माण होगा। कैल्शियम आयन के रिलीज होने से दूसरा जो इम्पैक्ट होगा, दो इम्पैक्ट और होंगे। वो पहला है कोर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस। कोर्टिकल ग्रेन्यूल जो है वो बाहर की तरफ ब्रस्ट होंगे और बाहर की तरफ एक प्रवर्त के रूप में बाहर निकलेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, जिससे जो बहुशुक्राणुता है उसको धीमी गति से रोका जाएगा। कोर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस के कारण क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ हाइलिन लेयर, जस्ट जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो स्पेस है, उस स्पेस के नीचे हाइलिन लेयर का निर्माण हो जस्ट अबव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस होने से दो कार्य संपन्न होंगे, स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी और फॉर्मेशन ऑफ हाइलिन लेयर जस्ट अपॉन या जस्ट आउटर लेयर ऑफ PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर, उसके बाद प्री वेटेलाइन स्पेस, और उसके बाद बाहर की तरफ जो है वो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। कैल्शियम आयन रिलीज होने के कारण जो इम्पैक्ट होगा, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन संश्लेषण को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। दूसरा DNA रेप्लिकेशन, DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको प्रमोट किया जाएगा। और तीसरा साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स ऑफ मॉर्फोजेनेटिक मटेरियल्स। तो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स होंगे, जो मॉर्फोजेनेटिक मटेरियल्स हैं उनका साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट होगा, अर्थात वो मॉर्फोजेनेटिक जो पदार्थ है, मटेरियल्स है, वो अपने निर्धारित और निश्चित स्थान पर जाने के लिए साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करेंगे। तो इस तरह से एल जेफी ने इंटर रिलेशनशिप इन सी अर्चिन इन द कंसर्न ऑफ एग एक्टिवेशन, तो सी अर्चिन के अंदर एग एक्टिवेशन के अंदर इंटर रिलेशनशिप क्या है उसका एक रेखाचित्र लीनियर डायग्राम के द्वारा उन्होंने ये समझाया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये रखने वाली बात है, जैसे ही कांटेक्ट होगा दोनों का तो सोडियम आयन अंदर आएंगे, सोडियम आयन अंदर आने के कारण मेम्ब्रेन पोटेंशियल चेंज होगा, जिसके कारण फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। दूसरा, इसके प्रभाव से काइनेज प्रोटीन स्टिमुलेशन या टायरोसिन काइनेज स्टिमुलेशन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप फॉस्फोलाइपेज या
PLC फॉस्फोलाइपेज सी एक्टिवेशन होगा, जिसके कारण दो तरह के विशिष्ट पदार्थ बनेंगे, IP3 प्रोडक्शन, आयनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट, और दूसरा DAG डाइएसाइल ग्लिसरॉल प्रोडक्शन। तो इस IP3 प्रोडक्शन के कारण ER के अंदर जो संग्रहित कैल्शियम आयन है वो रिलीज होंगे, जिसके कारण से एक्टिवेशन ऑफ NAD काइनेज। ये NAD काइनेज जो एंजाइम है ये NAD और ATP NAD के साथ जुड़ेगी और NAD काइनेज की उपस्थिति में ये NADP और ADP में कन्वर्ट होगा। ठीक है, कैल्शियम आयन के रिलीज होने से ER से कॉर्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस होगा, और जिसके परिणाम स्वरूप स्लो ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी होगी, और दूसरा फॉर्मेशन ऑफ हाइलिन लेयर का निर्माण होगा। ठीक है, DAG एक्टिवेशन के कारण जो है प्रोडक्शन प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेशन होगा, और यही प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेशन जो है वो एक्सचेंजर का काम करेगी। सोडियम आयन बाहर से अंदर आएंगे ECF से एग के साइटोप्लाज्म में, और एग साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे। क्योंकि जब किसी माध्यम से हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं या कम होते हैं तो pH बढ़ती है, तो pH इंक्रीज होगी। कैल्शियम आयन रिलीज होने से स्टिमुलेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण को प्रमोट किया जाएगा, DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस को प्रमोट किया जाएगा, और साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स होंगे। इनके मोर्फोजेनेटिक जो मटेरियल्स है जो अपने निश्चित और निर्धारित स्थान के लिए साइटोप्लाज्म में मूवमेंट करेंगे, और वहां निश्चित और निर्धारित स्थान पर जाकर वो व्यवस्थित हो जाएंगे।